मैं अपने आप को राजनीतिक व्यक्ति ही मानता ही नहीं था। मेरे परिवार में तो किसी ने सरपंच का चुनाव भी नहीं लड़ा। किसान परिवार से हूँ। मैं एक ऐसे वर्ग से आता हूँ, मोस्ट बैकवर्ड से मैं आता हूँ, जिसमें ना तो ज़्यादा पॉलिटिकल लोग होते। परिवार में जो फूट हो गई, पार्टी टूट गई, इसी का परिणाम है। 2 ऑप्शन थे मेरे पास, या तो राजनीति छोड़ दो या पार्टी चेंज कर लो। पार्टी छोड़ना इसलिए मजबूरी थी मेरी, जिस वर्ग से मैं आता हूँ तो पॉलिटिकल लोग ज़्यादा होते नहीं। रिजाइन दे करके भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। परिवार का मेरे साथ पूरा सहयोग था, जो मेरी एक आदत रही है। मैंने जहाँ भी काम किया निष्ठा से काम किया। मेरी ये जो शादी है वो बहुत छोटे सा हो गई थी। मैं 8 साल की उम्र में, जब मैं तीसरी क्लास में था, जो डेरा सच्चा सौदा है, इससे जुड़ करके गरीबों की मदद कर देना, इस टाइप के सोशली तौर पे जुड़े हुए। मानवता की भलाई के कितने कार्य डेरा सच्चा सौदा के जो है वो चले हुए, और आज भी चले हुए। मैं आज भी गर्व करता हूँ कि मैं ऐसी संस्था से जुड़ा हुआ, आज भी जुड़ा हुआ हूँ। पिताजी 4 भाई थे, जो 3 भाई उस डेरे को मानते थे, एक भाई नहीं मानते थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जीरो टॉलरेंस की सरकार है। नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी की खास पॉडकास्ट सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस पॉडकास्ट सीरीज के माध्यम से हम आप तक ऐसी शख्सियतों से रूबरू करवाने का प्रयास करते हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में किसी न किसी मुकाम को हासिल किया हो और जीवन जीने की प्रेरणा उनसे मिल सके। आज हमारे साथ कुछ ऐसी ही शख्सियत मौजूद हैं जिनका राजनीतिक संघर्ष खुद के बलबूते पर शुरू हुआ, यानी कि परिवार में कोई भी ऐसा खास व्यक्ति नहीं था जिसकी राजनीति में ऊंची पहुंच हो। उनका राजनीतिक संघर्ष आज हरियाणा में कैबिनेट मंत्री के पद तक जा पहुंचा। हमारे साथ रणबीर गंगवा साहब मौजूद हैं, जो कि हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब जी, केसरी में। नमस्कार जी। गंगवा साहब, जानना चाहेंगे सबसे पहले कि सर ये सफर बहुत लंबा संघर्ष के साथ शुरू हुआ आपका। तो सर, इस पॉडकास्ट के अंदर, इस बातचीत के अंदर हम काफी चीजों पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। किस तरीके से देखते हैं सर, राजनीतिक संघर्ष आपका कैसे शुरू हुआ सर? देखिए पंकज जी, एक्चुअल में तो मैं अपने आप को राजनीतिक व्यक्ति मानता ही नहीं था। मैं सामाजिक ज़रूर था, मैं कोई संस्थाओं से जुड़ा हुआ था, और अपना किसान परिवार से हूँ। और पहली बार मैंने 2000 में जिला परिषद का चुनाव लड़ा था। जिला परिषद का मेंबर मैं चुना गया, बन गया। बनने के बाद में, क्योंकि मेरे किसी भी पार्टी से कोई संबंध नहीं था जिससे मैं कोई इंटरेस्ट रखता हूँ या जिसके लिए मैंने कोई काम किया हो। उस समय में इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार थी, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी मुख्यमंत्री थे। तो हमने भी ये सोचा भी, क्योंकि अभी वोट लेकर के बने हैं, कोई किसी को छोटा-मोटा काम करना पड़ जाए हो रहा है तो इसमें शामिल होते हैं। वैसे भी क्योंकि चौधरी देवीलाल जी खुद भी थे उस समय, और उनके नाम से भी प्रभावित था, उनकी नीतियों से भी, और उनके करके मैं इंडियन नेशनल लोकदल मैंने ज्वाइन की। बिल्कुल। इंडियन नेशनल लोकदल ज्वाइन करने के बाद अ, उसके बाद फिर मैंने अपना ईमानदारी से काम करना शुरू किया, और 2000 में ही मेरे को ज्वाइन कराने के कुछ समय बाद में ही इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के अंदर बैकवर्ड सेल का जिला का अध्यक्ष बनाया गया। और उसके बाद में काम करते रहे। 2005 में सरकार चली गई। सरकार जाने के बाद में 2005 में मैंने दोबारा चुनाव लड़ा जिला परिषद का, और फिर मैं जीत गया। जब दोबारा जीत गया तो जी। सरकार, क्योंकि उस टाइम पे चौधरी भजनलाल जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था, और हुड्डा साहब चीफ मिनिस्टर बन गए थे। तो उसमें भी एक तरीके से 2 फाड़ सी थे, जी। जो मेंबर्स चुन के आए। इंडियन नेशनल लोकदल के केवल 5 मेंबर थे, और 24 मेंबर कांग्रेस पार्टी के थे। टोटल 29 थे। वो आपस में डिवाइड हो गए 10 और 14 में। 10 एक गुट में थे, 14 एक साइड में थे। जी। तो वो फिर हमारे पास ही आ गया कि अगर हम जिस साइड भी जाएँगे, 10 की तरफ से जाएँगे तो 15 हो जाएँगे, बिल्कुल। और हम भी बन सकते हैं। तो फिर जो हमारी जो पार्टी थी, उसने कहा भी रणबीर गंगवा जी दोबारा बन कर के आए, ये हमारे लीडर हो गए इसमें जिला परिषद में। बिल्कुल। एससी रिजर्व थी चेयरमैन नहीं, जी। तो वाइस चेयरमैन फिर मैं बना जिला परिषद का 2005 में। उसके बाद फिर 2008 के अंदर मुझे जनरल बॉडी का अध्यक्ष बनाया गया इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का। मेरे से पहले आमतौर पे जो एमएलए या एक्स एमएलए या एक्स मिनिस्टर ही जिला के अध्यक्ष
बनते थे, क्योंकि मेरे से पहले सुभाष गोयल जी थे, उससे पहले पूर्ण सिंह डावड़ा जी थे, उससे पहले प्रोफेसर संपत सिंह जी थे। इस टाइप से जिले के जो बनते थे, मैं ही एक ऐसा व्यक्ति था जो बिना एमएलए के हिसार के अंदर जो है बनाया गया। और 2009 के अंदर फिर जब चुनाव आया जी। तो चौटाला साहब ने मुझे कहा कि आप चुनाव लड़ो। उस समय पे, क्योंकि उससे पहले इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में प्रोफेसर संपत सिंह ने पहले तो बाई इलेक्शन लड़ा था आदमपुर का, और फिर एमपी का चुनाव लड़ा था इसका हिसार का। कुछ वोटों से हार गए थे, दोनों ही चुनाव हार गए थे। जो नड़वा कंस्टिट्यूंसी है, जिसमें मेरे वार्ड के जो गांव भी पड़ते थे, मेरा गांव भी उसमें पड़ता था, वो जो है कुछ इस तरीके से बने थे। तो टोटल चमन गांव थे, जिसमें 33 गांव आदमपुर लगे के थे पुराने। तो यहाँ पे क्लेम चौधरी भजनलाल परिवार भी करता था, और टोटल चमन गांव में से तो 33 गांव उसके थे, 19 वाणीखेड़ा के, एक कैमरी गांव जो गिराए का था, और गंगवा गांव वो हिसार का था। इस तरीके से नड़वा कंस्टिट्यूंसी नहीं बनी थी जी। तो वहाँ पे प्रोफेसर संपत सिंह जी ने चुनाव लड़ा कांग्रेस से, अचानक कांग्रेस में चले गए। हमारे जो वर्कर थे, जो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के, क्योंकि वो बड़े नेता रहे थे पहले, उसमें कई बार मंत्री रहे, होम मिनिस्टर भी रहे, तो काफ़ी लोग उसके साथ चले गए उनके साथ। और जसमा जी ने, जो चौधरी भजनलाल जी की वाइफ थी, और संपत सिंह ने और मैंने चुनाव लड़ा, और मैं चुनाव हार गया। लेकिन मेरा और जसमा जी का फर्क केवल 5000 वोटों का था। वोट मेरे अच्छे आए। जी। उसी समय, उसी दिन, जिस दिन मैंने वो जो काउंटिंग हुई थी, उसी दिन चौटाला साहब का फोन आया मेरे पास। जी। बोले तेरे साथ तो धोखा हो गया। उनका मतलब ये था कहने का, भी हमारे जो वर्कर थे वो ही चले गए, अदरवाइज आप चुनाव जी। जीत जाते। मतलब मार्जिन भी बहुत कम दिख रहा था, मार्जिन 5000 कम दिख वोटों रहा का था, था। इसलिए उन्होंने कहा कि भाई आपके साथ तो धोखा हो गया, भी हमारे जो अपने जो वोटर थे, अपने जो वर्कर थे वो चले गए। तो आप इच्छा भी नहीं, एक बात, आप चिंता मत करो। मैंने कहा चलो एक जो वर्कर को जो हौसला देते हैं, मैंने कहा जी मुझे कोई चिंता नहीं है, आप हो ना। और 6 महीने बाद में राज्यसभा का चुनाव आया, और मुझे राज्यसभा में चौटाला साहब ने भेजा, बिल्कुल। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से। और उसके बाद में फिर 2014 के अंदर जब चुनाव आया इसका विधानसभा का, उस टाइम तक 4 साल, क्योंकि मेरा टर्म जो है 10 से लेकर के 16 तक का था। फिर मेरे को पार्टी की तरफ से कहा गया कि नलवा से चुनाव आपको ही लड़ना है, आप ही जीत सकते हो वहाँ से, और बस क्योंकि आप। होल्ड भी बन चुका था उस समय हाँ, तक काफ़ी। और बिल्कुल। हमने अभी देखा कि आपको तो लोगों के नंबर भी याद रहते हैं और वैसे भी हाँ, हाँ। जुड़ाव रहता है। तो किस तरीके का तब तक आपको होल्ड बन चुका था? आप उस समय, जिस समय राज्यसभा सांसद थे, तो क्या कॉन्स्टिट्यूएंसी में आना-जाना रहता था या मेरा समस्याएँ सुनते थे? कंस्टिट्यूंसी में आना-जाना भी रहा, और हमारे यहाँ पे एक जो ढाणिया बोलते हैं, खेतों में रहते हैं लोग, और मैंने समझा कुछ अलग हटके किया जाए। तो लोग जो ढाणियों में रहते हैं, कई काफ़ी ढाणियों के अंदर लाइटें नहीं थी। जब लाइट नहीं होती तो मैंने कहा भाई आज भी अगर कोई खेत में रहता है और उसके लाइट नहीं, उसके तो बच्चे पिछड़ जाएँगे। मैंने बिल्कुल। अपने जो डिक्शनरी कोटा होता है, उससे खेतों में जो लोगों के जो है, जो जिसने भी मकान बना दिया, मैंने कहा मेरे कोटे से मैं आपको जो है लाइट दूँगा। क्योंकि एक-एक ढाणी का 2-2, 3-3, 4-4 लाख रुपए बनता है, तो किसान तो नहीं भर पाएगा। बिल्कुल। इसलिए हमने उसको ढाणियों में लाइटें लगाई। और 14 के अंदर संपत सिंह जी सिटिंग विधायक थे, और चौधरी भजनलाल जी के बेटे जो डिप्टी सीएम भी रहे, चंद्रमोहन जी, उन्होंने चुनाव लड़ा, और मैंने लोकदल की तरफ से चुनाव लड़ा। और संपत सिंह तो जमानती बड़ी मुश्किल से बचा पाए। क्योंकि वो मंत्री भी थे। मंत्री तो पहले रहे थे, हाँ, वो सिटिंग एमएलए थे, हाँ, कांग्रेस उस में समय बनाया तो नहीं एमएलए, तो था। उससे पहले मंत्री भी रहे थे, दिग्गज लोगों नेता को माने वहम था जाते थे। जी। कि ये इंडियन नेशनल लोकदल में बड़े नेता थे, वहाँ भी मंत्री बनेंगे, बड़े ये है वो है। कांग्रेस ने तो बनाया नहीं, लेकिन वो फिर 300 वोटों से उनकी जमानत बची थी, और सेकंड रहे थे चंद्रमोहन जी। मैं लगभग 8000 वोटों से चुनाव जीत गया। पहली बार मैंने चुनाव जीता, क्योंकि मेरे परिवार के अंदर तो कोई मेरी पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं थी। मेरे परिवार में तो किसी ने सरपंच का चुनाव भी नहीं लड़ा। मैं ही पहला व्यक्ति था जिसने चुनाव की शुरुआत की थी। तो परिवार ने कभी संकोच नहीं किया कि आप
किस प्रोफेशन में जा रहे हैं, इसमें तो बड़े लोगों का काम है, क्योंकि अक्सर बड़े सपने देखना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो परिवार का किस तरीके का सहयोग रहता है आपका? परिवार का मेरे साथ पूरा सहयोग था, जो भी मैंने, क्योंकि राजनीतिक रूप में परिवार में कोई और नहीं था। राजनीतिक जो मेरा फैसला था, उसमें मेरे परिवार, मेरे भाई, मेरा पूरा परिवार जो है मेरे साथ में रहा। और उसी का परिणाम है कि हम इसमें इतने बड़े-बड़े लोगों के सामने एक साधारण घर से आकर के चुनाव लड़ना और वहाँ से जीतना, क्योंकि वो ऐसी सीट थी, जैसे मैंने बताया, कि वो बिल्कुल। अपने आप का कब्ज़ा समझते थे कि ये तो आदम पर लके के है ज़्यादा से ज़्यादा और हमारा अपना कब्ज़ा है। इस टाइप की सीट ये जो है रही। और उसके बाद में फिर मैं विधायक बनने के बाद में मैंने रिज़ाइन दे दिया जो एमपी से, और सरकार हमारी बनी नहीं थी। 2018 में आकर के फिर पार्टी जो है बिखराव आ गया, जो हमारी लोकदल पार्टी थी। वो सभी ने देखा कि वो आपने खराब देखा है। कि किस बिल्कुल। तरीके से परिवार के जो उसमें विघटन आने से परिवार में जो फूट हो गई, पार्टी टूट गई। ने कोशिश भी की कि किसी तरीके से एक हो जाए, नहीं हो पाए। और फिर एक तरीके से मैंने तो राजनीति छोड़ने का ही मन बना लिया था। मैंने कहा जिस पार्टी के अंदर दिल से काम किया, उन्होंने तो तोड़ ली पार्टी, क्योंकि पार्टी जो है सभी वर्करों को मिलकर के बनती है। जो अपनी जो पारिवारिक प्रॉपर्टी होती है उस पे तो हक होता है घरवालों का, लेकिन जो पार्टियां होती है वो तो सारे वर्करों ने मिलकर बनाई होती बिल्कुल। है, और उन केवल परिवार के लोगों ने वो तोड़ दिया उनको। तो फिर मैंने 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले 6 महीने मेरे बकाया थे एमएलए के, मैंने रिजाइन दे दिया यहाँ से, एमएलए से, दुखी होकर के। और फिर आदरणीय मनोहर लाल जी, जो हमारे सीएम थे, उन्होंने मुझे कहा कि आप आओ, अच्छे आदमी हो, आपको। कैसे मुलाकात हुई सर? वो वाकयात को अगर आप सही तरीके से डिस्क्राइब करें कि उस 6 महीने के पीरियड में क्या-क्या समस्याएँ आई और किस तरीके से मनोहर लाल जी से आपकी मुलाकात हुई और क्या चर्चा रही है आपकी उनसे? देखो, मुलाकात तो, क्योंकि मैं एमएलए था और वो सीएम थे यहाँ, तो स्वाभाविक है मिलना-जुलना तो रहता ही था। और उनकी सबसे बड़ी बात ये, जो उन्होंने जो उनकी जो नीतियाँ थी, जो खासकर बिना पर्ची, बिना खर्ची के नौकरी की, बिल्कुल। उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित था। क्योंकि मैं एक ऐसे वर्ग से आता हूँ जिसमें ना तो ज़्यादा पॉलिटिकल लोग होते और ना ही कोई पैसे वाले लोग होते, हाथ से काम करने वाले लोग हैं। मोस्ट बैकवर्ड से मैं आता हूँ, तो हाथ से काम करने वाले लोग हैं सारे के सारे। उनको एक तरीके से सम्मान देने का काम किया, कि नौकरी के लिए किसी के पास धक्के खाने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ोगे तो अपने आप लग जाओगे। बिल्कुल। और जो ट्रांसपेरेंसी से जिस तरीके से उन्होंने कार्य किया, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप वैसे तो मेरे पहले, क्योंकि वहाँ लोकल हमारे जिलाध्यक्ष भी थे पूनिया जी वो, और जो एमपी रहे भाटिया जी, वो मेरे घर पे आए थे। जी। उन्होंने बातचीत की। तो फिर मैंने कहा भी अगर सीएम साहब मुझे कह देंगे, कहीं यूँ कहेंगे भी यहाँ से लड़ाएँगे, तो फिर मैं पार्टी ज्वाइन करूँगा, अदरवाइज़ तो मैं नहीं कर पाऊँगा। क्योंकि अब तो ये है कि चुनाव का टाइम आ जाएगा 6 महीने बाद में। और ये और माना जाता है कि मनोहर लाल जी बड़े चूज़ी किस्म के व्यक्ति हैं, यानी कि वो बहुत छानबीन करते हैं, यानी कि हर कोई व्यक्ति उनकी नज़र में नहीं आता, ऐसा हमने सुना है। तो जी। आप किस तरीके से देखते हैं इस चीज़ को? देखिए, उनका बड़ा मेरे ऊपर तो खासकर जो है बड़ा प्यार, प्रेम, आशीर्वाद मनोहर लाल जी का रहा। और मैंने उनसे एक ही बात कही थी कि मैंने कहा जी, अगर आप मुझे यहाँ से कहेंगे चुनाव लड़वाएँगे तो ही माँगूँगा, अदरवाइज़ फिर मैं राजनीति छोड़ रहा हूँ। 2 ऑप्शन थे मेरे पास, या तो राजनीति छोड़ दो या पार्टी चेंज कर लो। उसके बाद जो हालात हुए पार्टी के, तो मैं ना चाहते हुए भी पार्टी छोड़ना इसलिए मजबूरी थी मेरी। मैंने सोचा कि मैंने जैसे कहा कि हम जिस वर्ग से मैं आता हूँ, तो पॉलिटिकल लोग ज़्यादा होते नहीं। और ओबीसी वो कहेंगे समाज। ये थोड़ा-सा आगे गया है, इसने भी छोड़ दी, बीच में बिल्कुल। ये है। तो मैंने फिर रिज़ाइन दे करके भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, लोकसभा चुनाव से पहले। लोकसभा के अंदर काम किया, और फिर बाद में 6 महीने बाद में चुनाव हो गए और मुझे नड़वा से टिकट दी गई। और नड़वा से मैं फिर दोबारा जीत करके आया। और मुझे आदरणीय मनोहर लाल जी ने डिप्टी स्पीकर भी बनाने का काम किया। बिल्कुल।
विधानसभा के अंदर 5 साल तक। और इस डिप्टी स्पीकर बनाने के बाद में 5 साल तक फिर मैंने कार्य किया अपने क्षेत्र के अंदर भी, जो मैं कर सकता था। उसके बाद में जब ये चुनाव आया तो कुलदीप बिश्नोई जी, जिनके सामने मैं चुनाव लड़ता था, वो भी पार्टी के अंदर शामिल हो गए थे। और फिर मुझे पार्टी की तरफ से कहा गया कि आप बरवाड़ा से जीत सकते हो। मुझे केवल 2 दिन पहले कहा गया, 2 या 3 दिन पहले। मतलब आपको भी नहीं पता था कि आप नलवा छोड़कर बरवाला से नहीं, लड़ने वाले हैं चुनाव? चुनाव डिक्लेयर होने के बाद, जब विधानसभा के चुनाव डिक्लेयर हो गए, उसके बाद तो मैंने सीएम साहब की रैली करवाई है इसमें नड़वा के अंदर। वो सभी ने देखी हुई थी रैली, बिल्कुल। नड़वा के अंदर शाहपुर गांव में मैंने रैली करवाई, क्योंकि मुझे वहां से लड़ना है, तो मुझे ड्यूटी दी गई है। और मैंने रैली करवाई, बहुत बढ़िया रैली हुई, जोरदार रैली हुई। और उसके बाद ये कहा, तो मैंने कहा जी अचानक है तो नया हल्का, तो कहा नहीं आप वहां से जीत जाओगे और आपके सहयोग से ये नड़वा भी जीतनी है सरकार बनाने के लिए। तो फिर मैंने कहा जी चलो ठीक है, जो भी ड्यूटी दी गई। मैं बरवाड़ा गया और बरवाड़ा हमारे जो सारे सीनियर जो साथी थे उनको साथ लेकर के हमने चुनाव लड़ा। और चुनाव जहां भारतीय जनता पार्टी कभी जीती नहीं थी, वहां से 27,000 से मैंने वहां से जीत हासिल की, सबके सहयोग से। और जो नड़वा कंस्टिट्यूंसी थी उसमें भी मैंने अपने पूरे साथियों को कह करके, और जैसे मैंने कहा कि शाहपुर में मैंने रैली कराई थी, 1500 की लीड अकेले शाहपुर गांव में है। मेरे अपने गांव जो गंगवा गांव है, वहां से 2600-2700 की लीड, वोट नहीं लीड, एक ही गांव से। इस तरीके से जो हमारे जो गांव थे प्रभाव वाले ज़्यादा, उसमें एक तरफा लीड करके और लगभग 12,000 से वहाँ भी सीट हमने नड़वा की भी जीती। जो रणधीर पनियार जो मेरे सामने चुनाव लड़े थे पहले पिछला, उन्हीं को टिकट दी गई थी, क्योंकि उन्होंने भी पार्टी कुलदीप जी के साथ ही ज्वाइन कर ली थी। तो इस तरीके से ये राजनीतिक सफ़र मेरा रहा। और अभी जब जीता हूँ तो पार्टी ने जिम्मेदारी जो है अब कैबिनेट मंत्री की दी है। मैं धन्यवाद करूंगा हमारे शीर्ष नेतृत्व का, जो इतना विश्वास, इतना आशीर्वाद मुझे देने का काम किया है, अहम महकमे भी देने का काम जो किया है। तो जब आप जीते तो किसी तरीके से कोई इनपुट थी कि कैबिनेट मिनिस्टर का रैंक जो है आपको मिलने वाला है? क्योंकि पिछली बार डिप्टी स्पीकर रहे आप, और इस बार उम्मीद थी कि हाँ पार्टी अब। मेरी एक आदत रही है, मैंने जहां भी काम किया निष्ठा से काम किया, कभी भी ना तो टिकट मांगने के लिए गया और ना ही मैंने मंत्री पद का ये कहा। हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है, मैं तो धन्यवाद करूंगा उनका कि उन्होंने बिना मांगे टिकट भी दी। और क्योंकि शुरू में जब मैं शामिल हुआ था पार्टी में, क्योंकि मैं नया था, उस टाइम मैंने जरूर कहा था कि मेरी इच्छा जो चुनाव लड़ने की नड़वा से है, तो मैं पार्टी ज्वाइन करूंगा। लेकिन उसके बाद जो काम किया, और उसके बाद बरवाड़ा से भी टिकट दी गई और डिप्टी स्पीकर भी जो है बनाया, तब भी मैंने कुछ नहीं कहा। और अब मंत्री जो है वो भी, हमारा जो भारतीय जनता पार्टी का तो ये सिस्टम ही है कि इसे मांगने वाले को, कहने वालों को नहीं, जो काम करता है वो अपने आप जो है पार्टी के नेता जो उसको जो है आगे करने का काम करते हैं। गंगवा साहब, स्कूली शिक्षा की बात कर लें तो किस तरीके से स्कूली शिक्षा रही, कॉलेज का संघर्ष कुछ अगर साझा कर पाए आप? मैं गंगवा गांव में मेरा जन्म हुआ है जी। लेकिन जहां मैं आज रहता हूं, जहां मेरा रेजिडेंस है कैमरी रोड पे, वो हमारे खेत थे, खेत के अंदर हम रहते थे। और वहीं से पटेल नगर लगभग 1.5-2 किलोमीटर पड़ता है। वहाँ डेली हम पैदल स्कूल के अंदर जाते थे, पहली क्लास से लेके और 6ठी क्लास तक तो मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा। और फिर वहीं पटेल नगर में ही एक हमारा स्कूल है आर्य समाज, उससे मैंने 10वीं वहाँ से करी। स्कूली शिक्षा तो मेरी पटेल नगर की रही है। और मेरा सौभाग्य भी रहा कि पटेल नगर का एरिया जो है वो नड़वा क्षेत्र में आता है। और मैं ये बताऊं आपको कि वहाँ के जो लोग हैं, मैं उनका भी आपके चैनल के माध्यम से भी धन्यवाद करूंगा। पुराने टीचर्स से बात वगैरह होती है, पुराने दोस्तों से, टीचर्स से जिनसे मैंने मुझे जब टिकट दी गई जी, तो मैंने, क्योंकि मैं आपको बड़ा क्लियर बता दूं, आपको सबको पता ही है कि जो लोकदल पार्टी है, गांव से वोट तो मिलते थे, बिल्कुल, शहर से बहुत कम वोट मिलते थे उनको। ये फैक्ट रहा है। ये फैक्ट रहा। मुझे जब 2014 में जब मुझे दोबारा जब चुनाव लड़ने का कहा, क्योंकि
9 में तो अचानक कह दिया था, तब मैंने कोई मीटिंग वीटिंग नहीं कर पाया था। जब 14 में मुझे कहा कि चुनाव आपको ही लड़ना है यहाँ से, तब हमारे जो 2-3 टीचर तो जो थे पुराने, रामपाल खरब जी थे, भारती जी थे, उनको भी हमने बुलाया। जी। मेरे जो क्लास में जो पढ़ने वाले जो मेरे साथी थे, जो मेरे साथ पढ़ते थे, उनको भी बुलाया, और जो एक क्लास आगे या पीछे जो है, उनको भी हमने बुलाया। और पहली बार मैं इंडियन नेशनल लोकदल का होने के नाते भी हमने एक कम्युनिटी सेंटर है वहाँ पे मीटिंग की, तो लगभग 400 के करीब वो लोग आए। और मैंने यूँ बैठे-बैठे ही कहा, मैंने कहा यार ये देखिए, ये प्रेम है, ये बड़ी दुकान करता है, शोरूम है इसका, राधेश्याम है, ये बेचारा रेहड़ी लगाने का काम करता है। दूसरा कोई जो है वो एक वो हमारा तनेजा था, वो अपना यूनिवर्सिटी में नौकरी करता है। मैं आज मेंबर पार्लियामेंट हूँ, लेकिन जब आपस में बैठ के बात करते हैं, तो तू कह के बात करते हैं, क्योंकि जो हाँ। बचपन के जो साथी होते हैं, जो पहले दूसरे में बैठ वो तू के हकदार होते हैं। वो हकदार होते हैं, और उनका वही कहना अच्छा लगता है। जी। अगर वो आप किसी भी पद पे चले जाएं, जी। तो ठीक है, ऑफिस में तो कह दें, लेकिन अकेले बैठ करके अगर वो उस टाइप की बात करे, आप कहे और कहे, तो अच्छा भी नहीं वो लगता, मजा नहीं आता, सही मजा बात भी है। नहीं आता, अपनापन नहीं आता। तो मैंने कहा भाई मैं यहाँ से चुनाव लड़ता हूँ, तो या तो चौधरी भजनलाल जी की फैमिली चुनाव लड़ती है, यहाँ से संपत सिंह जी चुनाव लड़ते हैं, बताओ मैं नजदीक हूँ या वो लोग आपके नजदीक है? तो उन्होंने मुझे एक आश्वासन दिया कि हम ये तो नहीं कहते कि तेरी पार्टी को वोट दे देंगे, लेकिन अगर आप यहाँ से चुनाव लड़ोगे तो आपको ये उलाहना नहीं मिलेगा। और मैंने लोकदल से वहां से चुनाव लड़ा, और एक तरफा वोट उन लोगों ने डाले, शहरी वोट भी मिला। शहरी वोट डाले, और मैं वहां से जीता। तो कहीं ना कहीं पर्सनल स्वभाव और पर्सनल रिलेशन बहुत काम आए राजनीति पार्टी में। प्लस पर्सनल, यही होता है। या तो किसी पार्टी की बहुत जबरदस्त लहर हो, तो ठीक है कि आप लहर में जीत जाते हो, अदरवाइज पार्टी प्लस पर्सनल, तभी जाकर के जीत पाते हैं, अदरवाइज जीत नहीं पाते। तो स्कूल के समय में सर किस तरीके के थे आप पढ़ाई में, शिक्षा में किस तरीके का इंटरेस्ट था, आगे कुछ सोचा? अगर आप राजनीति ना करते तो किस तरीके से आप जीवन यापन करते अपना, तो कुछ? नहीं, जीवन यापन तो मैंने कहा ना, राजनीति तो मैंने पढ़ाई तो मैंने वहाँ करी, उसके बाद में मैंने गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लिया, और इंटरमीडिएट तक की मैंने जो है शिक्षा हासिल की। उसके बाद में अब मैं पर्सनल लाइफ ही की आप बात कर रहे हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ, मेरी जो शादी है जी। वो बहुत छोटे सा था, हो गई थी मैं जब मैं तीसरी क्लास में था, 8 बाल साल की विवाह की उम्र में, बात कर रहे हैं 8 साल की उम्र में। तो क्या है, वो जो बड़ा भाई होते थे, उस टाइम सिस्टम था ये, उसके साथ ही शादी कर दी। और जब मैं जो बीए सेकंड ईयर में मैंने एडमिशन लिया था, तब ये होगा अब कि भाई जो मुकलावा बोलते हैं हमारे, भाई चलो जो घरवाली जो आ और उस जाती है, समय में बाल विवाह करके साथ में नहीं रहा ना करते थे, साथ में वो एक रहते थे। तरीके का रोका माना जाता रोका था कह कि लो रोका उसको, या हो जो गया। भी कह लो, शादी कर दी, वो बाद में जाते। वो बाद में आने के बाद में फिर मैंने कहा यार चलो अभी ठीक है, अपना काम शुरू कर दिया, हाँ। जो अपना भी छोटा मोटा जो काम था मैंने वो शुरू कर दिया। साथ में मेरा जमींदारा था, खेती तो थी साथ खेती में, खेती थी, हाँ हाँ। तो वो काम, और मैं सोशली, एक्टिव होना शुरू कर दिया हाँ आपने। मैं शुरू से ही उसमें था। हमारी एक जो संस्था भी थी, जिससे हम थोड़ा बहुत किसी की मदद कर दें, कोई और करें, इस टाइप का जो है जी। मैं जुड़ा हुआ था। विशेषकर जो डेरा सच्चा सौदा है, इससे जुड़ करके हमने जो गरीबों के मकान बनाने, या जो है किसी की विवाह शादी में मदद कर देना, गरीबों की मदद कर देना, इस टाइप के सोशली तौर पे जुड़े हुए थे। आज बेशक वो कंट्रोवर्सी में रहे हो, पर एक चीज मानी जाती है, हमने जमीनी स्तर पर कई बार देखा कि कई बच्चों की स्कूलों की फीसें भी गई हैं और कई समस्याओं का समाधान एनजीओ की तरफ से किया जाता निश्चित था। तौर पे मैं ये हमने कहूंगा ऐसा कि पर्सनली देखा हाँ, कि बेशक आज की सिचुएशन पे हम बात नहीं करना चाहते। कंट्रोवर्सी की जो बात है, देखिए, जो कोई भी संस्था है, संस्था के जो कार्य है, उस पे उंगली नहीं उठाई जा सकती। बिल्कुल। व्यक्ति में कोई हो सकता है कुछ, बिल्कुल। और वो भी अब जब ये इतनी बड़े जो कोई भी जो काम करते हैं, तो उसके दुश्मनी बहुत हो जाते हैं, ये तो है। और आरोप भी लग जाते हैं। छोटी कोर्टों के अंदर जो है आरोप होते हैं, बड़ी कोर्टों के अंदर बरी भी हो जाते हैं, सारी चीजें चलती चलता रहती है। रहता है। उस चीज पे मैं नहीं जाना चाहता, बिल्कुल। कोई कोर्ट का मामला जो भी है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि मैं आज भी गर्व करता हूँ कि मैं ऐसी संस्था से जुड़ा हुआ, आज भी जुड़ा हुआ हूँ, कि जो मानवता की भलाई के निरंतर कार्य करती है। केवल और केवल मानवता, कितने लाखों घरों को
आप देख सकते हैं कि बुराइयां उनको छुड़ा करके, नशे छुड़ा करके, और उन्होंने उनको आबाद करने का काम किया है। कितने लोगों को जो है घर बना करके दे दी, एक ही दिन में घर बना के देना, सेवा में सबसे कंप्लीट। ज्यादा अग्रसर इनके लोग रहे हाँ, हैं, मतलब और किसी भी, चाहे दिल्ली की सफाई की बात हो, चाहे पानीपत की सफाई की बात हो, हिसार की सफाई की बात हो, एक दिन में ही पूरे के पूरे शहर को साफ कर देना। बिल्कुल। और उनकी प्रेरणा से कि जहाँ कोई पैसे दे करके जो सफाई ना करे, जो सीवर में ना बढ़े, वहां भी बढ़ करके सफाई कर देना। कोई भी कहीं भी अगर प्राकृतिक आपदा आए तो वहां सबसे पहले ग्रीनेस फॉरेस्ट के जो सदस्य मिलते हैं। आप एक चीज ठीक है, वो क्या है क्या नहीं वो उसको नहीं जाना चाहूंगा मैं, लेकिन आप बाकी चीजें देखना, मानवता की भलाई के कितने कार्य डेरा सच्चा सौदा के जो है वो चले हुए हैं, और आज भी चले हुए हैं, आज भी कर रहे हैं। मुझे ध्यान है, अभी भी एक बार गुजरात के अंदर भूकंप आया था, कच्छरभुज में। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी उस टाइम पे प्रधानमंत्री होते थे। डेरे की तरफ से ये कहा गया कि हम वहाँ कुछ मदद करना चाहते हैं, तो बताओ ट्रकों वगैरह में। बोला हम फिर रेलगाड़ी भेज देते हैं। तो बोला बताओ कितने डिब्बे की भेजें। तो डेरे की तरफ से कहा गया, जितने आपका इंजन डब्बे खींच सकता हो इतने डिब्बे लगा के भेज दो, हम भेज देंगे। उसमें दवाइयाँ भी, कंबल भी, राशन सामग्री भी, हर चीज, चावल भी, वो सारे लेकर के। और कई गाँवों को, मेरे एग्जैक्ट ध्यान नहीं है, मेरे ख्याल से कोई 15-17 गाँवों को तो अडॉप्ट किया था डेरा ने, और उनको पुनर्स्थापन करने का काम किया वहाँ पे। तो बहुत बड़ा तो कॉलेज कार्य लाइफ है। में डेरे से आपका जुड़ाव रहा, जिसके बाद आपने अपनी आगे की पढ़ाई भी डेरे से जुड़ाव मेरा कॉलेज लाइफ से नहीं रहा, मेरा रहा बाय बर्थ। बाय बर्थ रहा। क्योंकि 1960 में जो मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे पिताजी हैं, उन्होंने डेरे के अंदर से आना, मेरा 64 का जन्म है। और मेरे गांव में, गंगवा में जो डेरा है, वो मेरे पिताजी 4 भाई थे, तो 3 भाई उस डेरे को मानते थे, एक भाई नहीं मानते थे। उन तीनों ने ही वो ज़मीन लेकर के, मोल देकर दी हुई थी, वो जो डेरे की ज़मीन थी, जो गंगवा में आज भी है। तो मैं बाय बर्थ जुड़ा हुआ था, और बड़ा मतलब शुरू से ही मैं अच्छी तरीके से वाकिफ़ हूँ। कॉलेज में फिर बीए सेकंड ईयर में आए आप। हाँ, उसके बाद फिर मैंने पढ़ाई छोड़ दी। क्या पढ़ाई ही छोड़ पढ़ाई दी ही आपने छोड़ दी, बिल्कुल? मैंने अपना काम शुरू कर दिया। वो जैसे मैंने बताया ना, भई अब मैंने कहा यार शादी भी भई नजदीक शादी आ हो गई गई, थी। शादी आ गई, घरवाली आ गई, अब क्या पढ़ाई, छोड़ दी बस वैसे ही। दिमाग में आ गई बात, और अपना छोटा-मोटा कार्य और खेती के साथ-साथ करना। और 2000 में मैंने फिर चुनाव लड़ लिया है। तो यहाँ से मेरी राजनीतिक शुरुआत जो हुई। तो जीवन पर तो बहुत चर्चा की सर हमने, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी की तरफ भी मैं आपका रुख करना चाहता हूँ। आप नलवा से भी विधायक रहे हैं, आप बरवाला से हैं। नलवा के अंदर पीने की पानी की समस्या को लेकर अभी भी काफ़ी लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, और साथ ही एक शायद आज़ाद नगर का इलाका बताया जाता है वहाँ पर। हुँ। लगातार वहाँ पे अस्पताल को लेकर एक माँग जो है चल रही है, उसको किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि अब आप मंत्री भी हैं, और हमें लगता है कि इस बार तो कुछ ना कुछ वहाँ की जनता को तोहफ़ा आपकी तरफ से मिल जाना चाहिए। यहीं पे तोहफ़ा की अगर बात करते हैं, तो तोहफ़ा हमने पहले भी दिया है। जी। आज़ाद नगर आउटर कॉलोनियाँ हैं, जो बाद में जो अवैध कॉलोनी जिसको कहते हैं, आज़ाद नगर है, चकेमी रोड पे है, वो सारी की सारी। बाद में उनको वैध कर दिया गया। वहाँ पूरी की पूरी डेवलपमेंट आप जा कर के देखेंगे, तो सीवरेज की, पानी की पूरी व्यवस्था है। हमने वहाँ पे 10.5 करोड़ रुपए की लागत से वाटर टैंक मैंने बनवाने का काम किया, जब मैं डिप्टी स्पीकर था। 4.5 करोड़ रुपए की लागत से पटेल नगर के अंदर जो हमारा जो जिस पे कैम रोड पे भी पानी जाता है, उस पे एक वाटर टैंक हमने बनाने का काम किया। और जो कैमी रोड है उसको 4 लेन बनाने का काम किया। ओवर ब्रिज हमने बनाने का काम किया। वहाँ पर जाकर देखेंगे तो पहले जो कैमी रोड का कटा हुआ एरिया था, वो आज बिल्कुल शहर के अंदर है। और जो अब तो लगता है कि शहर के लोग, और वहाँ लोग अब रहना पसंद करते हैं। शहर के लोग भी बाहर आकर के वहाँ, मतलब यहाँ अच्छी जगह है। और कैमी रोड पर तो ऐसा एरिया है ना, कितनी बारिश हो जाए एक बूंद पानी नहीं ठहरता, कहीं कोई सीवरेज की रुकावट नहीं है। हमने वहाँ पे वो बनाने का काम किया है। जहाँ तक आपने जो हॉस्पिटल की बात कही, वो ये कई चीज़ें ऐसी होती है जो पॉलिटिकल तौर पे, जो मैं कहूँ उसको धरना दे दिया, ये कर हाँ, दिया, वो धरना कर भी हुआ। दिया। वो जो जगह थी, वो जो फायर ब्रिगेड की जगह है,
और वहाँ पे थोड़ी जगह है, वो हम तो कह रहे थे भाई ये जगह ही थोड़ी है हॉस्पिटल के लिए। वहाँ कुछ एक क्वार्टर उनके बन रहे थे जो फायर फायर के ब्रिगेड के ऑफिसर रह रहे थे। उनके हमने कहा कि जो कम्युनिटी सेंटर वहाँ बनाया गया है आज़ाद नगर के अंदर ही, ठीक है। कम्युनिटी सेंटर के साथ लगती जगह है, हमने ये सोच रहे थे वहाँ 2 एकड़ के अंदर हॉस्पिटल बनाया जाए और निश्चित रूप से हम बढ़ाएंगे 2 एकड़ में एक बड़ा बड़ा काफी बड़ा अच्छा बड़ा अस्पताल बन हॉस्पिटल, सकता ताकि है। वो CHC सेंटर जो है ना वहाँ बने और लोगों को पूरी सुविधाएं उसके अंदर मिले। जिस जगह के आप कह रहे हैं कि यहाँ धरना या मांग जो हॉस्पिटल की है, वहाँ तो बन ही नहीं सकता बड़ा हॉस्पिटल, वहाँ तो डिस्पेंसरी बढ़ाई जा सकती है केवल। तो डिस्पेंसरी का तो कुछ खास फायदा नहीं होने कोई वाला। फायदा है नहीं, पहले वो ऑलरेडी वो एक किराए पे के मकान पे वो चल रही है वहाँ डिस्पेंसरी, तो सरकारी जी। ऑलरेडी चल रही है। बड़ा हॉस्पिटल तो बनाने के लिए हम वहाँ पे हैं, हमने वहाँ बहुत काम किया। हमने एक जो रोड है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट से लेकर के उसको भी पूरा चौड़ा कराने का काम किया, पूरे कॉलोनी वासियों की मांग थी कि ये बनाया जाए। हमने कैमी रोड पे जो है मॉडल रोड, अभी हमने सिमको डिवीजन लगा 29 करोड़ रुपए की लागत से वो पास हो गया है, वो भी हम बनाने का काम करेंगे। मैंने तो वहाँ मंगाड़ी गांव के अंदर जो है कॉलेज, डिग्री कॉलेज हमने बनाने का काम किया। नड़वा के अंदर संस्कृति मॉडल स्कूल, आर्यनगर जो बड़ा गांव है वहाँ संस्कृति मॉडल स्कूल, मेरा गांव गंगवा है वहाँ महाग्राम योजना के अंदर हम लेकर के आए, जिसमें 80 करोड़ रुपए की लागत से काम चल रहे हैं एक ही गांव के अंदर। और ऐसा कोई गांव नहीं है जिसमें 1 करोड़ से लेकर के 5-5 करोड़ रुपए तक के तो पीने की पानी के लिए व्यवस्था के लिए काम नड़वा हल्के के अंदर ना हो, ऐसा एक भी गांव नहीं है। हमने 25 करोड़ रुपए की लागत से एक सीसवाड़ा के पास जो है वो रॉ वाटर के लिए बड़ा टैंक बना करके, जो 7-8 गांव, क्योंकि ये नड़वा जो क्षेत्र है वो राजस्थान के साथ लगता हुआ भी है, वहां पे जो गोरछी गावड़ बासड़ा ये जो है दिक्कतें थी पानी की, वहां के लिए पानी की कीर्तान के अंदर भी दिक्कत थी। रॉ वाटर के लिए हमने जो है ना वहाँ बना करके 50-60 किलोमीटर लंबी पाइपलाइनें बिछाई ताकि सारे गांवों के अंदर रॉ वाटर की कोई दिक्कत परेशानी ना हो। तो हमने कार्य किए हैं और लोगों ने भी कंटिन्यूस मुझे वहां से जिताने का काम किया है। और मैंने जैसे कहा कि चौधरी भजलाल जी का गढ़ होता था, और उनके परिवार के सामने जिताने का काम जो है लोगों ने किया है। गंगवा साहब, ये माना जा रहा है कि जब से आप मंत्री बने हैं तो अधिकारियों के प्रति भी एक सख्त रवैया कहीं ना कहीं नजर आ रहा है, चाहे वो सड़क को लेकर हो, अन्य चीजों को लेकर हो। तो किस तरीके से सर अधिकारियों से आज के समय में तालमेल चल रहा है? जैसे ही मुझे ये डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी दी गई, मैंने पहली मीटिंग बुला करके ही अधिकारियों को ये कह दिया था कि क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं। मेरे दिमाग में ये थी कि हमें इस डिपार्टमेंट की छवि सुधारनी है। बहुत इस महकमे की छवि को धूमिल या धूलित कर दिया गया है हाँ, ऑलरेडी। मैंने कहा इस महकमे की छवि सुधारनी है और उसके लिए सख्त फैसले हम लेंगे। और मैंने पहले ही कह दिया था कि अगर कोई भी, अब तक कुछ होगा मुझे नहीं पता, लेकिन आज से अगर कोई कोताही बरती गई तो हम उसके खिलाफ सख्त फैसले लेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जीरो टॉलरेंस की सरकार है, लोगों ने लगातार तीसरी बार हमें बढ़ाने का काम किया है। हम लोगों की उम्मीदों के ऊपर खरा उतरे और इसलिए जहां भी हमें कोताही मिली हमने सख्त फैसले लिए भी हैं। वो एक पुराना रिवाज मंत्री जी चलता आता है ना कि पहले पाइप डल गए, फिर अब सीवरेज डल गया, फिर सड़क खोद दी, फिर बना दी। तो इस ट्रेंड को हमें लगता नहीं है कि चेंज करने की जरूरत है और एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ सड़कें बननी चाहिए। मैंने कहा भी है अधिकारियों को भी, आप कोई भी काम इस टाइप के करें तो कोऑर्डिनेशन लेकर के, कि कोई आपका और कोई चीज़ आनी तो नहीं है यहाँ पे, इस टाइप से लेकर के करें ताकि कोई दिक्कत परेशानी ना आए। तो इस टाइप से हमने इस पे लिया है। जो काम करने वाली एजेंसीज है उनके खिलाफ भी हमने जो एक्शन लेने का काम किया है। हमने ये भी फैसला किया है कि हम आने वाले 2 साल के अंदर जितनी भी 12 फुट की रोड है वो सारी की सारी 18 फुट की बनाएंगे। अब भी हमने पूरे प्रदेश से मैंने मंगा ली है टोटली 5,800 किलोमीटर रोड ऐसी है जिनको रिपेयर करने की ज़रूरत है या जिनके कारपेट दोबारा करने की ज़रूरत है। हम इसमें अभी इसके अंदर करेंगे। हम पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर हर एक जिले के अंदर, चाहे वो गांव हो या शहर हो, हाँ वो तो सारी मंगा ली मैंने। हमारे यहाँ पूरे हरियाणा में वैसे तो लगभग 50,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा रोड है, जिसमें हाईवे की भी आ गई और आ गई। जो जिन रोडों का रखरखाव PWD BNR करता है, ऐसी रोड 30,664 किलोमीटर है और उसका हमने पूरा का पूरा मंगाया तो उसमें 5800 किलोमीटर ऐसी है जिसको आज टूटी हुई है या उसके पैचवर्क की ज़रूरत है।
उसको हमने पूरा मंगा लिया है। और हमारा एक टारगेट है बजट सेशन के तुरंत बाद में हम उन पे कई जगह काम चल भी रहा है, उनको हम नया कारपेट करने का काम करेंगे, अच्छा वो बनाने का काम जो है वो करेंगे ताकि लोगों को कोई दिक्कत परेशानी ना हो। ये जो हमारा शो है मंत्री जी, युवाओं के लिए हमने बेसिकली शुरू किया है, क्योंकि आज का समय मैं हर प्रोग्राम के एंड में यही कहता हूँ कि रियल का नहीं रील का चल रहा है। यानी कि फ़ोन पे ज़्यादा ध्यान जो है बच्चों का होने लग गया है। इन्फ्लुएंसर्स को यानी बड़े लोगों को देखते हैं तो एक डिप्रेशन की स्थिति, एंग्ज़ायटी की स्थिति उनके दिमाग में पैदा होती है। गलत रास्तों पर भी चल जाते हैं पैसा कमाने के लिए। आपने बहुत संघर्ष देखा है और काफ़ी हद तक कॉलेज लाइफ़ भी देखी है, स्कूल लाइफ़ भी देखी है। तो एक आम युवा को किस तरीके से अपने आप को चैनलाइज़ करना चाहिए कि उसका मार्ग ना भटके? ये हमारा आखिरी सवाल है। देखिए, मैं युवाओं से यही कहना चाहूँगा कि अपने एक लक्ष्य बना करके चलें और कहीं भी अगर आप किसी भी उसमें अगर फेल होते हैं, तो उसको ये नहीं माने कि यार अंत हो गया, सब कुछ यही हो गया। आप मतलब निरंतर प्रयास करें, लेकिन अपने जीवन को अच्छे तरीके से जिएँ और हमेशा एक पॉजिटिव विचार के साथ अगर जिएँगे, तो निश्चित रूप से आपको लक्ष्य भी मिलेगा और आप भटकेंगे नहीं। अगर आप कोई भी टारगेट बना करके कहीं उस टारगेट में एक बार फेल हो जाते हैं, तो असफलता तो पहले सीढ़ी है, ये मान करके चलें। मैं तो आपके सामने हूँ, बिल्कुल। मैंने पहले चुनाव लड़ा, हारा मैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं कोई उससे कोई निराश होकर के बैठ गया। एक दिन भी मैंने नहीं कहा, मैंने अगले दिन से मैंने शुरुआत की कि जिन्होंने वोट दिए उनका बहुत-बहुत धन्यवाद। इतने लोगों ने वोट दिए मुझे बिल्कुल। और आगे शुरुआत की और मैं ये कहूँगा कि हमने तो जितना सोचा नहीं था उससे भी ज़्यादा मिला है। और ये आप अगर जहाँ भी जिस फील्ड में भी हैं, अपना निष्ठा से कार्य करते जाइए, उसके बाद रिज़ल्ट की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। रिज़ल्ट आपको मिलेगा और अच्छा मिलेगा। वो कहते हैं दिल और दिमाग को साइड में रखकर कर्म करते चलें। हाँ, कर्म दिमाग के साथ तो करना ही पड़ेगा, अलग तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन दिल से करेंगे जी। और दिमाग के साथ करेंगे, अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और कोई भी है व्यक्ति, चलो मान लो राजनीतिक फील्ड ही है, राजनीतिक का व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं, एमएलए ना भी बन पाए, तो क्या सारा देश एमएलए है क्या? नहीं है। ये जीवन का अंत यही नहीं है। जीवन जो जिस पर्पज के साथ आप आए हैं, मानवता की ये भी जो राजनीति एक माध्यम है सेवा का। जब राजनीति में नहीं था, तब भी जीवन अपने चल रहा अपने कार्य के साथ-साथ जितनी मैं सेवा कर सकता था, मैं ये नहीं कहता कि हमने कोई बहुत बड़ी कोई सेवा की है, लेकिन जितना कर सकता था वो हमने किया और वो कर रहे थे। एमएलए ना भी बनते, राजनीति के अंदर ना भी आगे बढ़ते, तो मतलब एक तो भी वो विजन क्लियर तो था करना ही आपका। था, अपना काम कर रहे थे और काम के साथ-साथ मानवता की सेवा के, जैसे मैंने कहा कि मैं तो जिस संस्था से जुड़ा हुआ था, मानवता की सेवा कर रहे थे और उसमें भी जो आनंद है, वो एक अलग ही तरीके का है कि बहुत आनंद आता है तो उसको। आपकी बात का निष्कर्ष निकालें कि बिना किसी पद का लालच रखते हुए अगर व्यक्ति सही समय पर सही तरीके से कार्य करता रहे, अवश्य ही सफलता प्राप्त होगी। बिल्कुल, निश्चित तौर पर होगी। और जीवन में सफल होना केवल कोई एमएलए, मंत्री बन जाना या कोई आईएएस, आईपीएस बन जाना या कोई बहुत बड़ा बिज़नेसमैन बन जाना, यही नहीं है। जीवन का सफल होना अपनी संतुष्टि के साथ बड़ी बात। काम करना। आप जितने भी हैं, जिस भी सत्र पे हैं, ज़रूरत नहीं कि आप बहुत बड़े पैसे वाले हैं। आप ठीक-ठाक अपना काम करते हुए साथ-साथ में मानवता की हमें मानव जीवन मिला है। जी। मानवता की सेवा की तरफ हम ज़रूर ध्यान देंगे, तो निश्चित रूप से आनंद बहुत आएगा आपको जीवन जीने के अंदर। मेरा एक्सपीरियंस तो मैं ये कह सकता हूँ। आपको कहीं कोई डिप्रेशन, कोई ये भी यार अब तो ये हो गया, परेशान हो गया, ये कहीं दूर-दूर तक दिखाई नहीं देगा। जब आप मानवता की सेवा के अंदर साथ-साथ लगते हैं, तो निश्चित रूप से एक अलग से जो आनंद की अनुभूति होती है, कृपा वो रहती है। कहने सुनने से परे है। वो अलग ही आप केवल करके महसूस कर सकते हैं। बिल्कुल। बहुत-बहुत शुक्रिया मंत्री जी अपना समय देने के नमस्कार। लिए। तो ये थे हमारे साथ कैबिनेट मिनिस्टर रणबीर गंगवा जी, जिन्होंने हमारे साथ बातचीत की। देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। धन्यवाद।